नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। हिस्ट्री ऑन मैप कार्यक्रम जैसा कि आप लोग लगातार पसंद कर रहे हैं, उसी कार्यक्रम में अगले टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है, पिछला जो सेशन था वो हमने मध्यकालीन भारत की शुरुआत करी थी, जिसमें अरब आक्रमणकारियों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था। आज के हिस्ट्री ऑन मैप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? किसी को कोई अंदाजा हो, कोई गैस? हिस्ट्री ऑन मैप। आज हम हिस्ट्री ऑन मैप में भारत के ऊपर तुर्क आक्रमणकारी जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो भारत पर तुर्क आक्रमण इनके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा। छोटा सा मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने मैप में शायद इसको नहीं पढ़ा होगा, नाम जरूर सुने होंगे, उन नाम को खोजे नहीं होंगे कभी, और ये आसानी से मिलते भी नहीं। आप लोगों को मालूम है कि 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है, तकरीबन बीच की ही बात है 10वीं शताब्दी के। उस समय तुर्क से कुछ लोगों ने भारत के ऊपर चढ़ाई करी, कुछ तुर्क या तुर्की शासकों ने या तुर्की आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर चढ़ाई करी है। पहले तुर्क जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया है, उन्होंने भारत के कुछ भूभागों को जीतने का प्रयास किया था, और जिन्होंने भारत के कुछ भूभागों को जीतने का प्रयास किया था उसमें से दो नाम है। एक नाम आपके आएगा अल्पतगीन का, आप लोगों ने सुना होगा। एक नाम हमारा अल्पतगीन का है, और एक नाम है सुबक्तगीन। ये दो नाम हमको देखने को मिलते हैं, अल्पतगीन और सुबक्तगीन नाम से। इन्हीं दोनों की आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसके बाद और तेजी से आक्रमण बढ़ेंगे, लेकिन ये दो सेपरेट हम लोगों को, छोटा वीडियो है लेकिन फिर भी, तो आप अंत तक आसानी से देख सकते हैं। आगे के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो प्लेसेस बहुत जरूरी हैं जानना। देखिए, अल्पतगीन जो है, जिसका कि हम तुर्किश शासन 932 से 963 के आसपास देखते हैं। अगर हम अल्पतगीन की बात करें, अल्पतगीन जिसका कि शासन 932 से 963 ईस्वी के आसपास देखते हैं, तो लगभग ये मध्यकालीन समय में देखें तो 10वीं शताब्दी का मध्य का हिस्सा देखने को मिलता है। वास्तविक रूप में अल्पतगीन जो है वो दास है। इसकी जो शुरुआत है, की जो पहचान है, वो एक स्लेव की है, वो एक दास की है। किसके दास हैं ये? ईरान में उस समय ससमिड वंश के शासक हुआ करते थे। ससमिड वंश का शासक उस समय असामी था, तो ये असामी के दास थे। ससामिड वंश के, ससामिड या ससामिद वंश हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये ससामिद वंश के दास हुआ करते थे, और उसमें असामी नाम का एक राजा था, असामी। ये असामी के दास हुआ करते थे, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया? बहुत, ये तो याद करने की चीज है। और इन्होंने अपने जो स्वामी हैं, असामी जो हैं, उनको बहुत प्रभावित किया निस्संदेह। और प्रभावित करने का फायदा ये हुआ कि 956 में, मिड ऑफ द 10th सेंचुरी, इनको खुरासन का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तो असामी ने ही क्या किया? असामी ने अल्पतगीन को खुरासन का गवर्नर नियुक्त किया। खुरासन, कहीं कहीं खुरासन लिखा रहता है, कहीं कहीं खुरासन लिखा रहता है, एक ही बात है। खुरासन का गवर्नर। तो खुरासन का गवर्नर कब बनाया? 956 ईस्वी में, ठीक है। अब यहीं से हमको मैपिंग मिल जाती है कि भाई ये खुरासन है कहाँ, जहां के गवर्नर बने। ईरान का जो ससामिड वंश है वो कहां पर है? तो देखिए, आप लोगों ने कल जो मैप समझा था, जिसमें आपने अरेबियन गल्फ ऑफ अरेबियन देखा था, अरेबियन गल्फ जो आपने देखा था कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो आपने अरेबियन गल्फ देखा था। यहाँ पर अरब देखा था आपने, यहाँ पर लाल सागर है, आपको मालूम है। फिर नीचे यहाँ से अरब अफ्रीका का देश शुरू हो जाता है। अब यहीं से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये गल्फ ऑफ अरेबिया आपका पड़ता है, यहीं पे इराक है। ये बाउंड्री जो है वो इराक की है। इराक के बाद आप आगे ईरान में आ जाते हैं, ये वाला हिस्सा, और ऐसे ही लेते हुए आप यहाँ पर आ जाएंगे,
और इसी हिस्से को थोड़ा सा और पूरब की तरफ जब आप बढ़ाओगे तो ये इस तरीके से कुछ, और फिर ये यहाँ पे भारत का नक्शा जो है वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप इंडिया बना सकते हो, तो आप चाहे तो बना लीजिए अब। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है आपका, ये भारत तक आने का एक पूरा मार्ग मैंने अरब से लेकर के इस तरफ बताया। ठीक है, अरब से लेकर के इस तरफ तक का आपको मैंने पूरा मार्ग बताया। अब इस मार्ग की एक बार मैं डुप्लीकेट बना लेता हूं। डुप्लीकेट बनाने से क्या होगा कि हमको फायदा रहेगा कि हमें दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम ओपनली जो है डिस्कशन करेंगे कुछ, तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि भाई वो खुरासन वाला जो एरिया है, वो खुरासन वाले एरिया को जीत लेते हैं, खुरासन वाले एरिया को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो खुरासन वाला एरिया यहीं पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा है मैप, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैप आपको यहां पर बिल्कुल सही दिख रहा होगा। अब देखिए, जो इधर से पाकिस्तान वाला इलाका है, सपोज दैट मान के चलिए कि यहां से गए आप, और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये पाकिस्तान का है, ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, फिर यहां से ये इंडिया का हिस्सा शुरू हो जाता है इस तरफ। मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से इंडिया का हिस्सा जो है वो यहां पर आ गया। ये अपने भारत देश देख ले, हमें तो पूर्वी हिस्से से मतलब नहीं है, पश्चिमी हिस्से से मतलब है फिलहाल। इसके पीछे वाला जो हिस्सा है, आप यहां पे भारत देख रहे हैं। ठीक है, आप यहां पे भारत देख रहे हैं, आप यहां पे पाकिस्तान देखिए, और यहां पे आप अफगानिस्तान देखिए। ये तीन चीजें तो आपको क्रम से पता चल गई। इसके पीछे के हिस्से में अफगानिस्तान में ये जो पूरा रीजन है आपका, ये पूरा खुरासन रीजन है। काफी बड़ा सा ये खुरासन रीजन हुआ करता था। खुरासन का जो शासन इसको मिला है, खुरासन जगह छोटी सी है, लेकिन खुरासन का एक्सपेंशन उस समय 950 ईस्वी के आसपास काफी बड़ा एक्सटेंशन आपको मकरान के ऊपर, फारस के ऊपर, इराक के आगे वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। तो वो लमसम आप मान के चलिए कि वो इस तरीके का है। ये पूरा खुरासन का हिस्सा है, आप इस तरीके से पूरा जो है वो खुरासन का हिस्सा मान के चलिए। तो आप देख सकते हैं कि आप जब इतना खुरासन का ही हिस्सा है, इतना बड़ा, तो काफी बड़े हिस्से का उसको गवर्नर बनाया गया है। छोटा मोटा बात नहीं है, काफी बड़े हिस्से का गवर्नर बनाया गया है। और ईरान का ससमिड वंश जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये सब ससमिड एम्पायर है जो पीछे की ओर भी फैला हुआ है, पर हम वो वर्ड हिस्ट्री में जा नहीं रहे। तो ये जो एरिया है जिसको हम खुरासन कह रहे हैं, इसी खुरासन का क्या बनाया गया है, इसी खुरासन वाले एरिया का इनको गवर्नर जो है वो बनाया गया है। ये जो खुरासन वाला एरिया है, इसी खुरासन वाले एरिया का गवर्नर बनाया गया है किसको, अल्पतगीन को। ठीक है, यहां पे मान के चलिए कि खुरासन है, ये है खुरासन, ये खुरासन एम्पायर है सपोज, यहां पर आप खुरासन मान के चलिए। इसी का इनको क्या बनाया गया है, गवर्नर बनाया गया है 950 ईसा पूर्व के ईस्वी के आसपास। अब देखिए, खुरासन वाला जो एरिया है वहां पर टर्किश शासक जो हैं उनका प्रभाव है, क्योंकि ये उन्हीं के गवर्नर है। ये 956 में हुआ, लेकिन 962 के आते आते इसने अपने आप को स्वतंत्र खुरासन का शासक बना दिया। तो इसका मतलब अभी 956 में खुरासन किसका है, उस अंपायर का है जिसका तुर्की तक, टर्किश तक जो है प्रभाव फैला हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तकरीबन 962 में अल्पतगीन ने खुरासन को क्या कर लिया, खुरासन को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित किया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इन्होंने खुद को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। और स्वाभाविक सी बात है कि इसको स्वतंत्र घोषित करने के बाद इसने अपना निजी शासन चलाना शुरू किया। जब ये निजी शासन चला रहे हैं उसी समय ही इन्होंने पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू किया है, और पूर्व की तरफ बढ़ते हुए गजनी तक अपना शासन फैला दिया।
तो इसका जो एक्सटेंशन आता है वो आपका गजनी तक आता है। मान के चलिए कि गजनी यहाँ कहीं है, ये है गजनी, ये आपकी जगह कौन सी है, गजनी। तो इसका जो एक्सटेंशन हुआ वो इस गजनी तक हो गया, ठीक है। इसकी सीमाएं जो है वो गजनी का जो शासन है यहाँ तक आ गई, ठीक है। गजनी का जो शासन है, गजनी का जो शासन है वो यहाँ तक आ गई। तो आप ये एक्सटेंशन यहाँ पे डाल दीजिए, ये इनका शासन हो गया, बड़ा शासन हो गया। अब यहां से और पूरब की तरफ चलना है, और यहीं पूरब की तरफ से आगे की ओर जब जाएंगे तो आपको मालूम है कि हिंदशाही शासन देखने को मिलेगा, हिंदशाही राज्य देखने को मिलेगा। तो हिंदशाही राज्य जो हैं वो कहां पर हैं आपको मालूम है, ये आपका अफगानिस्तान और सिंध वाला जो पाकिस्तान का इलाका था, यहां सब जो है आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो एरिया था, ये एरिया किसका था, ये हिंदशाही शासकों का था कि नहीं था, याद है सबको, ये हिंदशाही शासक हुआ करते थे, उनका था। तो जब इन्होंने आगे की ओर बढ़ना शुरू किया तो हिंदशाही वंश के ऊपर कुछ अटैक करके कुछ हिस्से उन्होंने थोड़े बहुत जीते, और फिर 963 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। 963 जो है में किसकी मृत्यु हो गई, ये मृत्यु हो गई, ये कहानी थी अल्पतगीन की, ठीक है। अब इसी अल्पतगीन की कहानी में आगे जो कहानी आएगी वो सुबक्तगीन की होगी, लेकिन अल्पतगीन के बाद तुरंत सुबक्तगीन गद्दी पर नहीं बैठे हैं। अल्पतगीन के बाद अब्दुल इशाम करके एक व्यक्ति हैं, वो गद्दी पर बैठे हैं। फिर विलक्तगीन हैं, फिर पिरगतगीन हैं, ऐसे करके कई सारे सरदार जो हैं वो इस गजनी कबीले के बनते रहे, इस स्वतंत्र गजनी कबीले के। और इस तरीके से अंततः परगितगीन के बाद जो गजनी का राज्य है वो सुबक्तगीन के हाथ में आया, और वो आया 977 में, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि 977 से यहीं इसी मैप में मैं आपको कंटिन्यू करके आगे दिखा देता हूं, ठीक है। इसी मैप में थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 977 से लेकर के 977 से लेकर के 997 तक ये शासन जो है किसका है, ये सुबक्तगीन का है, सुबक्तगीन का शासन है, ठीक है। तो इसलिए आपको गैप जो मिल रहे हैं उसमें 2-3 सरदार आपको और मिलेंगे जो खुरासन के सरदार बने। अब जब ये गद्दी पर बैठता है, यानी कि सुबक्तगीन जब गद्दी पर बैठता है तो इसने भी एक्सटेंशन करना शुरू किया। सुबक्तगीन जो है वो अल्पतगीन का दास हुआ करता था, यानी ये भी दास हैं, ये दास थे किसके, अल्पतगीन के, अल्पतगीन के दास हुआ करते थे। तो उसी दास में से एक दास सुबक्तगीन है, इसने भी अपने शासक को बहुत प्रभावित किया है, जैसे अल्पतगीन ने अपने असामी शासक को प्रभावित किया था। और जब इनका प्रभाव आया तो अल्पतगीन ने इनको बहुत मतलब सपोर्ट भी किया, इन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। हमीरुल उमरा की इनको उपाधि दी गई। तो इन्होंने भी अपने राजा की तरह ही राज्य विस्तार करना शुरू किया, जैसे अल्पतगीन करने की इच्छा रखता था। लेकिन अल्पतगीन जल्दी से उसकी मृत्यु हो गई थी, स्वतंत्र राज्य संभालने के 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसने क्या किया, एक बड़ा सा दल बना करके उसने पूर्वी देशों के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। अब पूर्वी देशों में जो सबसे पहला आक्रमण उसका हो रहा है वो हो रहा है लमधारी पर, या लमघान जिसको बोलते हैं, लमघान के ऊपर उसने आक्रमण किया है। तो हमें सबसे पहले लमघान समझना होगा कहाँ है। लमघान जो है आपको यहीं कहीं देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर। यहां पर मान के चलिए कि लमधान है, लमधान। तो इसने जो है एक आक्रमण इसका हुआ है लमधान पर, लमधान, ये लमधान इसने जीत लिया है। काबुल के आसपास कहीं लमधान का एरिया हमको देखने को मिलता है। और दूसरा आक्रमण जो हुआ है वो हुआ है शीस्तान पर। शीस्तान या शीस्तान ये दक्षिण की तरफ पड़ता है, समथिंग हियर वेयर, ठीक है। शीस्तान ये जो है इसने जीत लिया है। तो अब आप देखिए इसका जो एक्सपेंशन है वो और ज्यादा बढ़ते हुए आप इसको इस सीमा के अंतर्गत ला सकते हैं कि आप देखिए भाई आपने इतना बड़ा एरिया जो है वो अब जीत लिया है, ये एरिया आपका हो गया। तो एक्सटेंशन आप देख सकते हो कि कहां तक जा रहा है, यहां तक हो गया है, ठीक है। पूरा एकदम पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा तक इनका एक्सटेंशन आ गया। ये काम इन्होंने किया, ठीक है।
ये जगहें जीती। पहले इन्होंने, पहला आक्रमण जो हो रहा है वो धन प्राप्ति की वजह से ही किया गया है, ख्याति प्राप्ति की वजह से किया गया है। सुबुक्तगीन भारत की ओर जब आ रहा है तो उसे पता चल रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे मूर्ति पूजक हैं, वहां पर रुपया पैसा भी खूब मिलेगा। इसलिए वो इन सब सीमाओं को जीतने के बाद, मतलब इन सब सीमाओं के साथ साथ पूरब की ओर, जो अब पंजाब वाला जो रीजन है, वहां पर वो अंदर की ओर प्रवेश करना चाहेगा। तो लमधान जो है वो उनमें से शुरुआती इलाका है। तो अब जब ये भारत की तरफ चलेंगे तो इनकी सीमा जो है वो सिंध प्रांत से टकराएगी। तो ये हिस्सा कौन सा है? ये सिंध हिस्सा है, ये सिंध है। और सिंध में आपको मालूम है कि हिंदू शाही शासक हुआ करते थे, हिंदू शाही शासक। और हिंदू शाही शासक में से उस समय जो शासन कर रहे थे उनका नाम था जयपाल। जयपाल नाम के व्यक्ति जो है उस समय हिंदू शाही शासक थे, जिस समय इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। अब इन इलाकों को जीतने के बाद वो पंजाब में सरहिंद से लमधान तक का पूरा हिस्सा, अगर आप इनका एरिया देखेंगे जयपाल का, तो सरहिंद से लमधान वाला इलाका भी एक समय में हिंदू शाही शासन में ही आया करता था। ये एक्सटेंशन आप यहाँ पर भी ले जा सकते हैं, वहां तक आया करता था। और अगर आप इधर देखेंगे तो कश्मीर से लेकर मुल्तान तक ये सब हिस्सा जो है वो जयपाल का ही था। तो अरबों ने आक्रमण किया, लमधान पर अधिकार कर लिया। लमधान पर जब अधिकार कर लिया तो ये चौंक गए, इतनी तेजी से अधिकार कर लिया। जयपाल ने भी फिर सेना इकट्ठी करी और सुबुक्तगीन से युद्ध करने के लिए वो लमधान की ओर ही चल पड़ा। लमधान में भीषण लड़ाई हुई और अंततः जो है लमधान किसके हाथ में चला गया? तर्किश के हाथ में चला गया। तो ये कैप्चरिंग करी है सुबुक्तगीन ने पहले, ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको बताई। तो ये पहला आक्रमण हुआ है जिसको हम लोग लमधान का आक्रमण कहते हैं, जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में। फिर इसके बाद एक संधि हो गई कि ठीक है हम हारे हैं और अब इस प्रकार से मैं आपको 10 लाख दरहम दूंगा। 10 लाख दरहम का मतलब उस समय दरहम मुद्रा चलती थी, 50 हाथी और कुछ नगर और किले वगैरह देने की बात यहां पर की गई। इस तरीके से एक अपमानजनक संधि जो है वो जयपाल को करनी पड़ी और इसके हाथ से दरहम वाला जो इलाका है वो निकल गया। अब जब दरहम वाला इलाका निकल गया तो फिर दूसरा आक्रमण, ये तो पहला आक्रमण है, ये प्रथम आक्रमण में जीता गया है। दूसरा वाला जो हिस्सा है, दूसरा जो आक्रमण है, दूसरा आक्रमण, वो दूसरा आक्रमण जयपाल ने किया है। जब ये वापस आए इस संधि के बाद, तो संधि करके वापस लौटे, लाहौर आए। लाहौर में जो अपमानजनक संधि की शर्तें थीं उसको अनएक्सेप्ट कर दिया गया, इनकार कर दिया गया कि हम नहीं मानेंगे। तो मान के चलिए कि यहां कहीं लाहौर है, सपोज दैट यहां कहीं क्या है? लाहौर है। तो लाहौर जब ये अपनी सेना लेकर के वापस पहुंचे तो लाहौर पहुंच करके इन्होंने कहा कि हम वो संधि नहीं मानेंगे। अब जब संधि हुई थी तो पैसा देने की बात हुई थी, 50,000 दिरहम देने की बात हुई थी। तो ये जो सुबुक्तगीन है, इनके दो जो अधिकारी हैं या दो सरदार जो हैं वो इनके साथ आए थे कि भाई पैसा लेकर के आओ। तो जब इन्होंने संधि मानने से इनकार कर दिया तो सुबुक्तगीन ने उन दोनों अधिकारियों को भी कैद कर लिया। तो ये बात जो सुबुक्तगीन है उसको पसंद नहीं आई, स्वाभाविक सी बात है। तो उसने जो है आक्रमण करने के लिए सेना तैयार करी। उन्होंने आक्रमण, मतलब सुबुक्तगीन आक्रमण करने के लिए सेना तैयार कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वापस आकर के जयपाल ने भी सेना इकट्ठी करी दोबारा से। उसे पता चला कि आसानी से नहीं हराया जा सकता, तो उसने कुछ जगहों पर सहायता मांगी है। जैसे दिल्ली से सहायता मांगी, मान के चलिए कि यहां दिल्ली है। कलिंजर से सहायता मांगी है, उत्तर प्रदेश में बांदा के आसपास कलिंजर पड़ता है, कलिंजर से सहायता मांगी है। अजमेर यहां पर पड़ता है, अजमेर से सहायता मांगी है। और उज्जैन वाला जो इलाका है, कन्नौज वाला जो इलाका है, कन्नौज वाला जो इलाका है, कन्नौज से सहायता मांगी। तो इस तरीके से कई सारे शासकों से इन्होंने क्या किया, सहायता मांगी। और सहायता मांग करके एक बड़ी सी सेना तैयार करी
दूसरी संधि, दूसरे युद्ध के समय। तो जयपाल के पास उस समय, जयपाल जो है उस समय तकरीबन 1 लाख की सेना तैयार किया, 1 लाख सैनिक जो हैं उनकी सेना ये तैयार करता है, और तैयार करके फिर से इनके ऊपर अटैक करता है। वो वही युद्ध होता है वहीं लमधान में। ये युद्ध भी दोबारा वाला भी, यानी पहला और दूसरा दोनों युद्ध जो है आपको इसी लमधान में देखने को मिलेगा, यहीं पर ही अटैक हुआ है। तो इस युद्ध में भी जयपाल की हार हुई। इस युद्ध में भी जब जयपाल की हार हुई, जब जयपाल इसमें हार गए, तो हार करके अब आप देखेंगे कि और जो पूर्वी इलाके हैं, जिसमें आप पेशावर वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, पेशावर वगैरह का जो इलाका है वो जो देखेंगे, पेशावर, ये सब इन्होंने जीत लिया। तो इनकी सीमा जो है वो एक्सटेंड होकर के वो भारत की सीमा के साथ सिस्तान तक जो है वो लगनी शुरू हो गई है। तो ये एक्सटेंशन अब यहाँ पर आया। अब उसने पेशावर जीत लिया। पेशावर जीतने के बाद अपने किसी सरदार को उसने पेशावर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, और 997 में इतना जीतने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है 997 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जिसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा वो है महमूद गजनवी। वो कौन है? सुबुक्तगीन के बाद, सुबक्तगीन के बाद कौन बनेगा? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी भी गजनी का ही शासक है, गजनी ही इनका जो है यहाँ पर, ये गजनी कैपिटल एक तरीके से हो गई है। तो यहाँ तक आपने देखा कि इनके एक्सटेंशंस जो हैं वो किस तरीके से यहाँ तक फैलते हुए चले आ रहे हैं। ये सारा इलाका जो है वो किसका हो गया? अब ये सारा इलाका जो आप देख रहे हो, ये सारा इलाका, ये सब इन्हीं अधिकारियों का है, ठीक है। सिस्तान वगैरह सब जीत लिया है, अफगानिस्तान, गजनी वगैरह सब सारे प्रांत जो हैं इस तरफ जीते गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा इलाका है, कहाँ तक है, किस तरफ तक फैला हुआ है, ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। ये है आरंभिक विजय, ये है शुरुआती विजय। इधर वाला हिस्सा जो है ये आपका भारत का है, आप इसे भारत तो कहेंगे ही, निस्संदेह कहेंगे, है ना। तो ये आपका भारत वाला इलाका है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर खुरासानी जो है शासन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको खुरासानी जो शासन है वो देखने को मिलेगा, जो ये वाला इलाका है, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग राज्य देखने को मिलेंगे। इधर अरब का शासन है, ये आपको मालूम है कि भाई ये फारस की खाड़ी है। ये आपकी कौन सी खाड़ी है? ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। यहां पर आपको मालूम है ये अरब सागर है ना। तो जो हिंदू शाही शासक हैं आपके जयपाल, वो यहां पर शासन करते हैं, ठीक। तो ये आपका अरब सागर है। तो ये आज का हिस्ट्री ऑन मैप का कार्यक्रम था, जो आपको समझ में आया होगा। छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन है, ये एरियाज आपको क्लियर हुए होंगे। जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टडी आईक्यू के बैच से जल्दी जुड़िए। ये बैच क्लोज होने वाला है। इसमें बैचेस में क्लासेस जो है स्टार्ट होंगे। क्लासेस स्टार्ट होने के बस 1-2 दिन में ही ये बैच क्लोज हो जाएगा। तो आप ये ना सोचिए कि अभी बैच स्टार्ट होगा फिर क्लोज होने की डेट आएगी, बस तुरंत ही क्लोज हो जाएगा। क्योंकि हम बैचेस में हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं रखे जाते हैं, कम स्टूडेंट इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि एक एक स्टूडेंट पे ध्यान दिया जा सके। तो 28 मई से बैचेस शुरू होने वाले हैं, शाम 6 बजे से ये बैच शुरू होगा। तो जो ये बैच शुरू होगा, इस बैच की खासियत क्या है? इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रीलिम्स के लिए तैयारी अलग से होगी, मेंस के लिए तैयारी अलग से होगी, इंटरव्यू की तैयारी अलग से होगी। जीएस का बैच तो है ही, इसमें तो जीएस है ही, जीएस फाउंडेशन है, बट इसमें आपको सीसैट भी मिलेगा और आपको करंट अफेयर्स भी हमेशा मिलती रहेंगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह जो हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और मॉक इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स जब आप निकाल लेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा भी आपको मिलेगी। और आप जो है अधिक से अधिक लोग जो हैं वो निकाल सकें प्रीलिम्स, इसके लिए प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है अलग से, क्रैश कोर्स ये आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में, जिसको हम लोग SIP बोलते हैं, जो कि 7-8 हज़ार का रहता है। तो ये सारी सुविधाओं के साथ में आपके बैचेस शुरू हो रहे हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको विरद लाइव कोड यूज़ करना है, VIRAD LIVE, जो कि आपको नीचे भी दिख रहा है उधर। तो वो
लगा करके आप स्टडी IQ का कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं वो परचेज हो जाएगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जुडिशरी का हो, किसी का भी हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन फिलहाल यहीं तक, मुलाकात करेंगे कल महमूद गजनवी के साथ भारत पर उसके आक्रमण को देखते हुए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।